माइक ऑफ कर दीजिए सब लोग। ओके, सो गुड आफ्टरनून सभी के लिए। और BCD 103 शायद यही है आपका कोड। यस सर। BCD 103 में मैंने आप लोगों को जो पढ़ाया था वो हियरिंग इम्पेयरमेंट के विषय में लगभग बता दिया था, और ये भी कहा था कि कुछ किताब है वो शायद आप लोगों ने मंगवा भी ली होंगी, नहीं तो पता तो चली गया होगा। अरविंद को मैंने दी थी एक सेट मंगवा के हिंदी में। अंग्रेजी का सेट तो नहीं आ पाया था, लेकिन अगर किसी को चाहिए होगा, जैसा कि आप लोगों ने अपना पूरा दिया भी है मेरे पास, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अगर इधर मिल जा रहा है तो मंगवा के आप लोगों को थमा दिया जाए, जिससे कि आप लोग पढ़ भी सकें। आज हम लोग उसी सीरीज में जो हियरिंग इम्पेयरमेंट आप लोगों को बता दिया गया था, उसी सीरीज में आगे बढ़ रहे हैं, और आज हम बात करेंगे विजुअल इम्पेयरमेंट से संबंधित। कोशिश ये कीजिए कि केवल डेफ बच्चों के अलावा बाकी सभी लोग अपना माइक्रोफोन और वीडियो ऑफ रखेंगे। केवल क्योंकि आवाज़ आ रही है इसलिए आवाज़ आती रहेगी, और कोशिश ये भी रहेगी कि ये जो आज का लेक्चर है इसे रिकॉर्ड करने के बाद हम इसको अपने YouTube चैनल पे भी डाल देंगे, ठीक है? तो वो भी वहाँ पे भी आप लोग अपना देख सकते हैं, सुन सकते हैं। उसमें मैं कोशिश ये करता हूँ कि अगर इधर उधर की कोई इंफॉर्मेशन मेरे पास होती है तो मैं उसको भी साथ में मर्ज करने की कोशिश करता हूँ, कि जिससे आप कम से कम वहाँ से पढ़ भी सकें, ठीक है? तो केवल सुनना ही नहीं रह जाएगा, वहाँ से पढ़ना भी आपको आसान होगा, क्योंकि कुछ लिंक्स भी उसमें साथ में जुड़े हुए होते हैं। खैर, आज हम बात करेंगे विजुअल इम्पेयरमेंट की। विजुअल इम्पेयरमेंट जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है। हाँ, मैं इसको शुरू करूं उससे पहले एक चीज मैं जरूर आप लोगों से कह दूंगा, जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं उसमें बड़े अजीब अजीब नाम भी हैं कुछ, जैसे वर्मा प्रतिभा, या अभी एक नटराज करके कोई दिखाई दे रहे थे। अगर इस तरीके के नाम आपके हैं तो अपने नामों को अपना ठीक कर लीजिए, क्योंकि यहाँ अटेंडेंस उसी के हिसाब से लगेगी जो यहाँ दिखाई दे रहा होगा। अगर कोई अजीबोगरीब नाम होंगे वो समझ में आएंगे नहीं, एब्सेंट लगती चली जाएगी, बाद में मत कहिएगा। इंजीनियर दिनेश कुमार कौन है? इंजीनियर दिनेश कुमार। यस सर, यस आईडी के भैया हैं सर। नो, आप भैया के नाम से मत करिए, आप अपने नाम से उसमें करिए, क्योंकि इंजीनियर दिनेश कुमार नाम का कोई स्टूडेंट नहीं है। एब्सेंट लगती रहेगी, आप आते भी रहेंगे तब भी एब्सेंट लग जाएगी, फिर मत कहना कि हमारी एब्सेंट लग गई। ओके, सही कर लेंगे। ये किसी और के नाम से लॉगिन करने के लिए नहीं होते हैं, ऑनलाइन क्लासेस हैं, मतलब इसी से आपका पता चलेगा कि आप प्रेजेंट है कि एब्सेंट है। विजुअल इम्पेयरमेंट के विषय में हम लोग पढ़ रहे हैं अभी। अब जो आगे जुड़ेगा मैं उसको किसी को भी एक्सेप्ट नहीं करने वाला हूं, ये ध्यान रखिए। टाइम से जुड़ेंगे तो ठीक है, नहीं जुड़ेंगे तो जाने दीजिए। विजुअल इम्पेयरमेंट के विषय में जैसे कि आपको पहले भी बताया गया था, विजुअल इम्पेयरमेंट का मतलब है कि किसी भी तरीके के सेंट्रल विजन या विजुअल एकोमोडेशन में मैल इन्फॉर्मेशन के कारण से या किसी और कारण से, डिजीज के कारण से, इंजरी के कारण से अगर कोई रेस्ट्रिक्शंस या रिडक्शंस होते हैं तो उसे हम विजुअल इम्पेयरमेंट की श्रेणी में रखते हैं। ज़्यादा बेहतर तरीके की जो डेफिनेशंस हैं वो तो नेचुरली आप स्पेशलाइजेशन वाले लोग होंगे तो वहाँ से पता चल जाएगा, लेकिन मैं मेनली वो वाली बात बता रहा हूँ जो एक मोटा मोटे तौर पर आपको जाननी चाहिए। कोई भी विजुअल इम्पेयरमेंट जिसे कहा जाता है कि किसी भी लेंसेस या कोई भी रेक्टिफिकेशन के कारण से, चाहे वो लेंसेस के कारण से हो चाहे वो सर्जरी के कारण से हो, उसके माध्यम से इसको हम ठीक करने का प्रयास कर जरूर सकते हैं, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि वो ठीक हो जाए। मैं जैसे पहले भी बता चुका हूँ 15-40 यानी कि 3-40 हो चुके हैं। अब मैं किसी को भी ज्वाइन नहीं करवा रहा हूँ इसके बाद में, इसलिए अब जो लोग भी एब्सेंट होते जाएं वो होते जाएं। कितने बजे से? सर एक रिक्वेस्ट है सर,
3:30 बजे से। सर मेरा जो है नेटवर्क कभी कभी प्रॉब्लम से कट जा रहा है, इसीलिए दोबारा ज्वाइन करना पड़ेगा। नहीं वो ठीक है, दोबारा वाली बात है। आज पहला दिन है, मैं छोड़े दे रहा हूँ इसी वजह से, क्योंकि शायद पहला वाला लिंक काम नहीं कर रहा था, तो जिन जिन लोगों को नए लिंक पता चलते जा रहे हैं वो लोग शायद जुड़ रहे हैं, इसलिए मैं आज के लिए छोड़ रहा हूँ। लेकिन कल से मैं 3:40 पे किसी को भी नहीं करूंगा, 3:30 बजे जैसे बंद सर करूंगा। 3:30 बजे सर हम लोग ज्वाइन कर ले रहे हैं सर, नेटवर्क प्रॉब्लम से हाँ कट जा नहीं रही है, बेटा, वो दोबारा बात कर ठीक सकते है। हैं आज आज की स्थिति अलग है, इसलिए मैं आज छोड़े दे रहा हूँ। खैर, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है। हाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम तो है, आज मौसम भी अच्छा नहीं है तो नेटवर्क रहा होगा। तो बात आ रही है कि विजुअल इंपेयरमेंट का क्या मतलब है। विजुअल इंपेयरमेंट मींस द रिडक्शन इन सेंट्रल विजन और विजुअल एक्कोमोडेशन बिकॉज ऑफ एनी माल इन्फॉर्मेशन, malformation, डिजीज और इंजरी। तो इसे कैसे सही किया जा सकता है? आमतौर पर यह माना जाता है कि हम इसे किसी लेंस या किसी सर्जरी के माध्यम से इसको ठीक भी कर सकते हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि उसके माध्यम से ठीक भी हो जाए। अगर उसके बावजूद भी विजन आपका लिमिटेड रहता है, सारे उपाय करने के बावजूद विजन अगर आपका लिमिटेड रहता है, और स्टूडेंट को या किसी ऐसे व्यक्ति को जिसे इस प्रकार का लिमिटेड विजन होगा, उसे किसी स्पेशल सर्विसेज की जरूरत होगी, स्पेशल नीड्स की जरूरत होगी, तो ऐसे व्यक्ति को हम विजुअली इंपेयर्ड कहते हैं। तो विजुअल इंपेयरमेंट टर्म ये दोनों चीजों को इंक्लूड करता है, नंबर 1 ब्लाइंडनेस और नंबर 2 लो विजन। यानी अगर हम कहें कि विजुअल इंपेयरमेंट को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं, एक तो ब्लाइंडनेस और एक लो विजन को। तो ब्लाइंडनेस का मतलब क्या है? जहां पर हम किसी भी प्रकार की असिस्टिव डिवाइसेस के माध्यम से भी उस व्यक्ति की विजन की प्रॉब्लम को दूर नहीं कर सकते, वो ब्लाइंड है। और अगर हम उसको दूर कर सकते हैं, चाहे लेंस की जगह से, करेक्टिव सर्जरीज की वजह से या और किसी वजह से, अगर हम उसको कुछ हद तक दूर कर सकते हैं तो ये लो विजन में आ जाएगा। लेकिन इसके दोनों को डिफाइन करने के बहुत अलग अलग तरीके हैं, लिहाजा उसके जो डेफिनेशंस हैं वो अलग किस्म की हैं। राइट टू पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 में जो ब्लाइंडनेस को कहा गया है, वो एक ऐसी कंडीशन के बारे में बताया गया है कि ब्लाइंडनेस एक ऐसी कंडीशन है जो बेस्ट करेक्शन के बावजूद एक कंडीशन के तौर पे बनी रहती है, जिसमें टोटल एब्सेंट ऑफ साइट, यानी दृष्टि का पूर्णतया क्या कहना चाहिए, एब्सेंट होना, अनुपस्थित होना, टोटल एब्सेंस ऑफ लाइट, या विजुअली एक्यूटी जिसमें 3/60 से कम हो, या 10/2000 सॉरी 10/200 स्नेलन चार्ट पर। अगर हम इससे बेटर आई में हमारा पास इससे कम है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये आदमी ब्लाइंड है। 3/60 का मतलब तो समझते ही होंगे। बताइए, कोई ब्लाइंड जो विजुअल इंपेयरमेंट वाले हैं बच्चे, बताइए। वीआई ग्रुप के कोई भी बच्चे बताइए, 3/60 का मतलब क्या है? सर दूरी, दूरी ना सर, दूरी दूरी इतनी तो इतनी है, दूरी से ना। क्या दूरी है, क्या मतलब क्या है उसका? सर 3/60 का मतलब जो नॉर्मल आदमी जो 60 मीटर की दूरी से देख पा रहा है, वो अल्प दृष्टियां जो है 3 मीटर की दूरी से देख पाएगा। दूरी से नहीं देख पाएगा ये सर। यानी 60 मीटर दूर रखी हुई कोई वस्तु जिसे एक स्वस्थ दृष्टि वाला 60 मीटर की ही दूरी से देख लेता है, उसे अगर कोई व्यक्ति 60 मीटर तो नहीं, 60 फुट होना चाहिए एक्चुअली, फुट या जो भी है, मीटर रखे, मीटर या फुट? सर मीटर, मीटर सर। सर चलो ठीक है, मीटर। तो 60 मीटर दूरी रखी हुई वस्तु को स्वस्थ आंखों वाला अगर 60 मीटर की दूरी से देखता है, और कोई व्यक्ति उसी वस्तु को 3 मीटर की दूरी पर जाकर देख पाता है, तो 3 मीटर की दूरी से देखने वाले व्यक्ति को हम क्या कहेंगे, उसका विजन कैसा है? वो लो विजन है, 3/60 है। ठीक है, तो ऊपर जो होता है एक्चुअल देखी गई दूरी, और नीचे
आदर्श दूरी जितनी वास्तव में वस्तु दूर रखी गई हो, और स्नेलन चार्ट पे 10/200। तो बेटर आई में ये अगर है तो हमारी देखी जाएगी। और तीसरी चीज है कि लिमिटेशन ऑफ द फील्ड ऑफ विजन सबटेंडिंग एन एंगल ऑफ लेस देन 10 डिग्री, यानी हमारे पास जो देखने का जो एंगल होता है वो अगर 10 डिग्री रह जाता है, फील्ड ऑफ विजन 10 डिग्री का है, तो भी हम ऐसे व्यक्ति को ब्लाइंड कहेंगे। जबकि लो विजन हम किसे कहेंगे? लो विजन कहने वाले में हमारा जो RPWD एक्ट है वो कहता है कि अ कंडीशन वेयर ए पर्सन हैज एनी ऑफ द फॉलोइंग। नंबर 1, विजुअल एक्यूटी इज नॉट एक्सीडिंग 6/18। विजुअल एक्यूटी जो है वो 6/18 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और 20/60 से कम नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, लिमिटेशन ऑफ फील्ड ऑफ विजन जो होगा वो लेस देन 40 डिग्री है और 10 डिग्री तक रहेगा। 10 से 40 के बीच में अगर है फील्ड ऑफ विजन तो भी हम उसको क्या कहेंगे? लो विजन कहेंगे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लो विजन को कहता है कि अ पर्सन विद लो विजन इज वन हु हैज इम्पेयरमेंट ऑफ विजुअल फंक्शनिंग इवन आफ्टर ट्रीटमेंट एंड और स्टैंडर्ड रिफ्रैक्टिव करेक्शंस। मतलब कौन व्यक्ति लो विजन वाला है? ऐसा व्यक्ति जिस व्यक्ति की विजुअल फंक्शनिंग को किसी भी प्रकार के ट्रीटमेंट या रिफ्रैक्टिव करेक्शन के बावजूद ठीक ना किया जा सके और उसकी विजुअल एक्यूटी वही 6/18 लाइट परसेप्शन होना चाहिए, विजुअल फील्ड उसका 10 से 40 डिग्री के बीच में होना चाहिए। तो अगर इस तरीके की चीजें हैं तो हम उसे कहेंगे लो विजन वाला व्यक्ति। अब जहां लो विजन की बात आती है, लो विजन में हम दो शब्द को विषय में और सुनते हैं। पहला होता है एजुकेशनली ब्लाइंड और दूसरा होता है लीगली ब्लाइंड। एजुकेशनली ब्लाइंड क्या है? एजुकेशनल ब्लाइंड उन व्यक्तियों को कहेंगे who are educationally blind, have no functional vision of learning and primarily use braille, audio and tactile aids in their learning. ऐसे समस्त व्यक्ति एजुकेशनली ब्लाइंड कहलाएंगे जिनको लर्निंग के समय पर जो विजुअल फंक्शनिंग है वो नहीं है और उसकी जगह पर वो शब्दों की जगह पर ब्रेल का इस्तेमाल करते हो या टैक्टाइल एड्स का इस्तेमाल करते हो या ऑडियो का इस्तेमाल करते हो, ऐसे को हम एजुकेशनली ब्लाइंड कहेंगे। तो मेनली इसकी जो डेफिनेशन के तौर पे इसको कहा गया वो ये कहा गया, अ पर्सन हु कैन नॉट मेक यूज ऑफ हिज और हर विजन फॉर द एजुकेशनल पर्पस सच एज रीडिंग एंड राइटिंग, तो हम उसको एजुकेशनली ब्लाइंड कहेंगे। लेकिन अगर हम इसको सर्टिफाइड कर दें, समझ रहे हैं, अगर हम इसको सर्टिफाइड कर लें किसी तरीके से जिसमें हम लोग ये बताते हैं कि कौन सा आपका जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट वगैरह जो बना हुआ है वो लीगली कहलाएगा। वहां पर चूंकि हम उसी को दिखाकर किसी भी चीज को क्लेम करेंगे, लिहाजा वहां पर हम उसको लीगली ब्लाइंड कहेंगे और अदालत में एजुकेशनली ब्लाइंड नहीं माना जाएगा बल्कि लीगली ब्लाइंड ऐसे मामलों में ज्यादा माना जाता है। तो खैर ये एक बात अलग हुई। जब क्लासिफिकेशन की हम बात करते हैं तो इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेस की बात हम बेसिकली करते हैं और उसका जो वर्जन 10 है वो बेसिकली लिया गया जाता है रेफरेंस के तौर पर। तो विजुअल इंपेयरमेंट की दो कैटेगरी हुई, लो विजन और ब्लाइंडनेस। तो लो विजन में 6/18 या 20/60 ये होगा, मैक्सिमम जो होता है लेस देन इतना होना चाहिए और मिनिमम इक्वल टू और बेटर देन 6/60। ठीक है, इसी तरीके से ब्लाइंडनेस की है, तो हम ब्लाइंडनेस को भी देख लेते हैं। सर एजुकेशनल इम्पेयरमेंट के दो जो है टाइप्स बताए थे सर, एक एजुकेशनल था, दूसरा सर क्या था, रिपीट कर दीजिए। लीगल ब्लाइंडनेस। एजुकेशनल के दो नहीं बताए मैंने, बताया नहीं सर, विजुअल इम्पेयरमेंट के दो थे। विजुअल इंपेयरमेंट को बेसिकली हम एक तो ब्लाइंडनेस पे बात करते हैं या लो विजन पे बात करते हैं।
ठीक। जी सर। अब ब्लाइंडनेस को भी दो तरीके से हम सुनते हैं, समझते हैं, दो टर्म्स इस्तेमाल होते हैं वहां पर। एक है एजुकेशनली ब्लाइंड और एक है लीगली ब्लाइंड। लीगली ब्लाइंड वो व्यक्ति होगा जिसके पास में एक इस प्रकार का सर्टिफिकेट होगा जो ये बताता हो कि हाँ इस व्यक्ति को कुछ भी दिखाई नहीं देता, सारे करेक्टिव सर्जरीज हो जाने के बाद, सारे पॉसिबल ट्रीटमेंट इंटरवेंशन होने के बावजूद ये व्यक्ति देख नहीं सकता, इसकी विजुअल सेंसेशन नहीं है। अगर इस तरीके का, इस आशय का कोई सर्टिफिकेट है तो वो लीगली ब्लाइंड माना जाएगा। वरना होगा क्या कि आमतौर पर लीगली ब्लाइंड का कोई महत्व इसलिए नहीं होता, सोशली कोई महत्व नहीं होता, लेकिन लीगल मामलों में महत्व हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए दो तरीके के टर्मिनोलॉजी अक्सर इस्तेमाल होती हैं, इसलिए मैंने आपको केवल एक जानकारी के तौर पर बता दिया। ओके सर। विजुअल डिसेबिलिटी की बेसिकली बहुत सारी कैटेगरीज हैं। आमतौर पे कैटेगरीज में हम लोग कहते हैं कि कैटेगरी 0, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4 और वन आइड पर्सन। कहते क्या है, हालांकि इसको बहुत जगह पर माना भी जाता है, बहुत जगह पर नहीं भी माना जाता है, लेकिन जो WHO के डेफिनेशन स्टैंडर्ड्स हैं उनके आधार पर इन कैटेगरीज को माना जाता है। आप जो इंडियन जर्नल ऑफ ऑफ्थेल्मोलॉजी है उसमें भी इसके बारे में दिया गया है कि ये कैटेगरीज 0 से लेके 4 और तक जाती है और लास्ट में फिर वन आइड पर्सन के बारे में बात हो जाती है। हम हमेशा किसी भी डिसेबिलिटी को कैटेगराइज अगर करते हैं तो हमेशा बेटर ईयर या बेटर आई के हिसाब से करते हैं। आपको याद होगा जब मैंने आपको हियरिंग इंपेयरमेंट के विषय में बताया था तब भी ये कहा था कि बेटर ईयर पर अगर उसकी थ्रेशोल्ड इतनी है तो हम उसको मानेंगे, उसको माइल्ड मॉडरेट सीवियर प्रोफाउंड के तौर पे रखेंगे। इसी तरीके से कैटेगरी 1 to 4 भी यहाँ पर इसीलिए बटी हुई है। तो कैटेगरी 0 में बेटर आई का अगर हमारा जो रिफ्रैक्शन है वो 20/30 या 20/60 होता है तो हम कैटेगरी 0 में रखेंगे, और 20/60 से 20/120 तक अगर रहता है तो हम कैटेगरी 1 में रखेंगे। ठीक है, मैं इसको आपके किसको भेजूं, अरविंद को? नहीं, आपके ग्रुप पे भेज दूं? यस सर, ग्रुप पे। यस सर, वही ग्रुप बात है, ग्रुप में अंदाजा नहीं लगता ना। सर क्या? इसमें भेजना जो है ग्रुप में थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी। ये पता नहीं पढ़ पाओगे या नहीं, ये एक बड़ा दिक्कत है इसमें। सर ग्रुप में सही रहेगा। बेटा इसमें पढ़ नहीं पाओगे, मैं भेजूंगा इसको दूसरे एक उस पर डाल के, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे सर। बिखर रहा है, मैं इसमें ग्रुप में डाल रहा था तो वो बिखर रहा है। ठीक है, ओके सर। हाँ वो बिखर रहा है थोड़ा सा, तो मेरे को लगता है कि उसमें देंगे। आज तुम लोगों का क्लास था नहीं शायद, मेरा ख्याल है। नहीं सर, क्लास हुई है। नहीं, मेरा क्लास आज तुम्हारे यहाँ था नहीं, मेरे ख्याल में सैटरडे संडे है शायद तुम्हारा। यस सर, नहीं आपका नहीं था सर। तभी वो दूसरे ग्रुप वाले मेरे को कर रहे हैं फोन की, सर हमारे क्लास का क्या हुआ? अब कोई बात नहीं, मैं उनको बोल देता हूँ कल से होगा, तुम्हारा सैटरडे संडे लूंगा। ठीक है, एक सेकंड। सर हमें लगा कि आप लेंगे, आपको पता होगा नहीं, फ्राइडे सैटरडे को लेते हैं। हाँ मुझे याद तो था, वो एग्जैक्टली इसी टाइम पे उनका भी है, हालांकि उनका कोर्स पूरा हो चुका है, कोई बात नहीं है, वो थोड़ा सा हो जाएगा। तो कैटेगरी 1 में मैंने बताया 20/60 से लेके 20/120 तक रहेगा। इसी तरीके से 20/130 से लेके 20/300 तक अगर किसी का विजन है और विजन एंगल जो है 10 डिग्री से 20 डिग्री के बीच में है तो कैटेगरी 2 में आ जाएगा। और 20/400 से 1200 तक 1200 तक अगर है और फील्ड ऑफ विजन है 10 डिग्री का, कैटेगरी 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारी कैटेगरीज आगे पीछे होती रहती हैं। तो इस तरीके का हम लोग जो देखते हैं कि इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन जो है, क्या हुआ,
आवाज आ रही है? यस Yes, सर sir. अच्छा, Yes, sir. मुझे लग रहा था कि मुझे शायद अभी वो हुआ था। बहरहाल, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनिंग डिसेबिलिटी एंड हेल्थ, जो ICDF कहलाता है, उसके हिसाब से इम्पेयरमेंट को या मैग्नीट्यूड को, जो विजुअल इम्पेयरमेंट का मैग्नीट्यूड है, उसको भी हम लोग इस तरीके से ही मानते हैं कि नो इम्पेयरमेंट, माइल्ड इम्पेयरमेंट, मॉडरेट इम्पेयरमेंट, सीवियर और कंप्लीट इम्पेयरमेंट। वन आइड पर्सन के विषय में तो आपको पता ही है, उसके विषय में मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा बताने की जरूरत होगी। वन आइड पर्सन, एक आंख से जिसको सही दिखाई देता हो लेकिन एक आंख से उसका विजन टोटल लॉस हो। खैर, बात आती है कि विजुअल इंपेयरमेंट आखिर होता क्यों है। देखिए, इस दुनिया में बहुत से ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से विजुअल इंपेयरमेंट होता है, जिनको WHO ये मानता है कि सबसे बड़ा कारण अगर कोई विजुअल इंपेयरमेंट का है वो है कैटरैक्ट। लगभग 47.9% लोगों का जो ये माना जाता है कि ये एक बहुत ही लीडिंग है पूरे दुनिया में। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे और कारण हैं जिन्हें हम कह सकते हैं कि ये विजुअल इंपेयरमेंट के बहुत कारण होते हैं। पहला है ग्लूकोमा। अगर कहीं लिख सकते हैं तो इसको लिख लीजिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा सिर्फ एक लिस्ट के तौर पे ही पहले काम आएगा, बाद में तो फिर मैं बताता रहूंगा धीरे धीरे। ठीक है, पहला है ग्लूकोमा। दूसरा है मैक्यूलर डीजनरेशन, एज रिलेटेड मैक्यूलर डीजनरेशन। फिर है कॉर्नियल ओपेसिटी। लिख पाएंगे? यस सर। यस सर। गुड। तो इस चीज को लिख लीजिए, कॉर्नियल ओपेसिटी। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको यहाँ पर व्हाइट बोर्ड भी शेयर कर दूं। देखता हूं, अगर शेयर हो जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। देखो, अभी नहीं दिखा सर। दिखेगा दिखेगा। दिख रहा है सर। Yes, sir. शो चलेगा हो रहा सर. है। तो ये मैं आपको दिखा दे रहा हूं। अब ये तो इसमें पता नहीं क्या दिखाई देगा क्या नहीं दिखाई देगा। स्मॉल है सर, दिखाई नहीं दे रहा है ना, इसमें मुश्किल होगा। मुझे लग रहा है कि ये बड़ा मुसीबत वाला काम है भाई, है ना। नहीं, इस पे नहीं आएगा, मुझे लग नहीं रहा। चलो नहीं कोई बात आता नहीं। है। इतने छोटे छोटे में क्या आएगा बताओ, क्या पता चलेगा। खैर, बोल दीजिए सर, ऐसे ही मैं हम वैसे ही देख बोल लेंगे। दे रहा हूँ, ठीक है, बाद में तो इस पर शेयर कर ही दूंगा। Yes, तो sir. मेन चीजें मैंने बताई आपको, ग्लूकोमा, फिर है मैक्यूलर डिजेनरेशन, कॉर्नियल ओपेसिटी, डायबिटीज, ये जिसे कहते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी, फिर चाइल्डहुड ब्लाइंडनेस, फिर है ट्रैकोमा और ऑन्कोसिरेसिसिटिस, ऑन्कोसिरसियासिस इसको कह सकते हैं। हाँ, सर डायबिटिक रेटिनोपैथी के बाद रिपीट कर दीजिए। डायबिटिक रेटिनोपैथी, चाइल्डहुड ब्लाइंडनेस, ट्रैकोमा और ऑन्कोसेरसियासिस। कई लोग इसको ऑन्कोकेरेसियासिस भी कहते हैं।
हो गया सर। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं ये बेसिकली हमारे पास कुछ ऐसी चीजें हैं। इसके अलावा जैसे आंख में चोट लग जाना, इसके कारण से भी ब्लाइंडनेस हो सकती है। कई बार ऑक्यूपिटल नर्व में होने वाला कैंसर भी इसका एक कारण हो सकता है, लेकिन वो बहुत कम होते हैं। ठीक, तो मेनली इस तरीके से तो विजुअल इंपेयरमेंट के कॉजेज को अगर हम मोटे मोटे तौर पर देखें तो इनको कुछ कैटेगरीज में बांटा जा सकता है। पहले है आई डिसऑर्डर्स। आई डिसऑर्डर्स, आई डिसऑर्डर्स मतलब आई डिसऑर्डर्स को हम फिर से दो हिस्सों में बांट सकते हैं, रिफ्रैक्टिव एरर्स और मस्कुलर डिसऑर्डर्स में। मस्कुलर डिसऑर्डर्स और रिफ्रैक्टिव एरर्स में। समझ पा रहे हैं? यस सर। मैं इसको कोशिश कर रहा हूं कि थोड़ा सा ये बड़ा हो जाए। ये होगा, अब आएगा नहीं बड़ा, बहुत ही बेकार सा मामला है। देखिए तो कुछ समझ में आ जाए। मैंने कोशिश तो की है इसको बड़ा करने की। आ गया सर। हाँ, सर अब विजिबल है। आ गया। है, मजा आ रहा है। जी सर। तो यस। ठीक है, आई डिसऑर्डर को दो हिस्सों में बांट दिया, रिफ्रैक्टिव एरर्स और मस्कुलर डिसऑर्डर्स में। दूसरा आई डिसऑर्डर के अलावा है आई डिजीजेस, जो बीमारियां हैं, या न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स, और लास्ट है एनवायरमेंटल हैजार्ड्स। हम इन चीजों को अगर देखें तो हमें समझ में आता है कि विजुअल इंपेयरमेंट के कौन कौन से कॉजेज हो सकते हैं। आई डिसऑर्डर में पहला है रिफ्रैक्टिव एरर्स, जैसे कि आपको पता ही है, मैंने बताया था, मायोपिया हुआ है ना, ये सारी की सारी चीजें रिफ्रैक्शन के कारण से आता है, लेंस के कारण से आता है। मस्कुलर डिसऑर्डर्स वो होंगे जैसे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, या जो अभी आपको मैंने बताया था, कौन सा वाला बताया था, एक बताया ना, एएमडी करके, मैकुलर डिजनरेशन। यस सर। मैक्यूलर डिजनरेशन वगैरह, ये सब चीजें जो हैं ये सब भी उसी कारण से आएगा जहां पर हम बात कर रहे हैं मस्कुलर डिसऑर्डर्स में। ठीक है, तो ये मस्कुलर डिसऑर्डर्स में आएंगे, यानी मसल्स से रिलेटेड होंगे। आई डिजीजेस हैं, जैसे आपका ये हो गया, अभी मैंने बताया था आपको, क्या ट्रैकोमा हो गया, ग्लूकोमा हो गया, ये सारी की सारी चीजें। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स में आता है, जैसे विटामिन ए की कमी से होने वाले जितने भी डिजीजेस हैं वो सब इसमें आएंगे। इन्वायरमेंटल हैजार्ड्स कौन से होते हैं? इन्वायरमेंटल हैजार्ड्स हो गए कि जैसे आप कहीं ऐसी जगह पे काम कर रहे हो जहां एसिड आ गया उछल के आंखों में, या कहीं पर ऐसी जगह पे जहां पर एसिड की फ्यूम्स आपके ऊपर आती हो, मतलब धुआं टाइप का आता हो। खास तौर पर जो बैटरी वगैरह नहीं होती हैं, गाड़ियों की बैटरी वगैरह, इन बैटरीज के लिए जो लोग काम करते हैं, बैटरी का सुधारने वाले, बैटरी की दुकानों पे काम करने वाले, वो अक्सर इन सब चीजों से पीड़ित होते हैं, क्योंकि बैटरी में जो एसिड भरा होता है उसके धीरे धीरे जो फ्यूम्स या भाप उड़ती है वो उनकी आंखों को बेकार कर जाती है। जनरेटर वाली जगहों पे काम करने वाले, खास तौर पे ऐसी ऐसी हैजार्ड्स बनाने वाली जो फैक्ट्रीज हैं उनमें काम करने वाले लोग जो होते हैं, उनके साथ में ये दिक्कतें होती हैं। तो मैंने आपको इस तरीके से बताया विजुअल इंपेयरमेंट के ये कॉजेज हैं। ठीक है, तो इसके अलावा अब हम लोग करेंगे बात की, एक एक चीज को हम थोड़ा सा देख लें। ह्यूमन आई डिजीज एंड डिसऑर्डर्स। बेसिकली डिसऑर्डर्स कौन कौन से, मैं अभी आई के स्ट्रक्चर पे नहीं जा रहा हूं, मुझे ऐसा लगता है कि आई का स्ट्रक्चर आपको शायद पता होगा, तो इसीलिए मैं उसके ऊपर नहीं जा रहा हूं, क्योंकि आई का स्ट्रक्चर अगर मैं बताना शुरू करूंगा तो बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। क्यों?
बताना पड़ेगा क्या? एक काम कर सकते हैं, YouTube पे जाइएगा और एक आई का स्ट्रक्चर को थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा, ठीक है? वो आपको ज्यादा आसान पड़ जाएगा। समझ में आ रही मेरी बात? यस सर। यस सर। यस सर। आई में 3-4 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। पहला होता है स्क्लेरा, फिर होता है कॉर्निया, आइरिस और सीलियरी बॉडीज, लेंस वगैरह, ये सब चीजें होती हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती हैं। हालांकि होते बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन फिलहाल अगर हमारा स्क्लेरा, कॉर्निया, आइरिस और सीलियरी बॉडीज से जुड़ी हुई कोई डिजीज हो जा रही है, कोई डिसऑर्डर हो जा रहा है, तो ये वाले जो हमारा आएगा वो ह्यूमन आई डिजीजेस एंड डिसऑर्डर, ये जो दोनों कैटेगरीज है इसको कवर करेगा। जिसमें स्क्लेराइटिस होता है, स्क्लेरा में बहुत दर्द होगा। कैराटाइटिस होता है, जिसमें कॉर्निया में इन्फ्लेमेशन होता है, बहुत तेज जलन और इस टाइप की चीज होती है। कॉर्नियल अल्सर, कॉर्निया में आया हुआ कोई अल्सर जिसके कारण से पूरा जो कॉर्निया के ऊपर एक लेयर जैसी होती है जिसे इपिथेलियल लेयर कहते हैं, वो खत्म हो जाती है। स्नो ब्लाइंडनेस, ये बड़ी अजीब सी चीज है, आमतौर पे देखी नहीं जाती, लेकिन ये मिलती है उन लोगों में जो ज्यादातर या तो पहाड़ों पर हाई एल्टीट्यूड पर रहते हो या आर्कटिक जोन्स में रहते हो, अंटार्कटिका वगैरह में। उन लोगों में ये खासतौर पर मिलती है स्नो ब्लाइंडनेस, आर्क आईज। पेनफुल कंडीशन होती है कॉज्ड बाय द एक्सपोजर ऑफ अनप्रोटेक्टेड आईज टू द ब्राइट लाइट। अब सोचो जरा, अंटार्कटिका में हर तरफ सफेद सफेद है, उस पर पड़ने वाली सूरज की रोशनी कितनी व्हाइट होके आंखों के ऊपर आती होगी, चमक के कारण से आंखें अंधी हो जाती हैं। इसीलिए लोग जो बर्फ के मैदानों में रहते हैं या बर्फ की जगह पर रहते हैं, उन्हें चश्मा पहनना पड़ता है। तो स्नो ब्लाइंडनेस ये वाली हो गई। उसके बाद में होता है थायगसंस सुपरफिशियल पंक्चुएट कैराटोपैथी, वो आपसे कोई मतलब नहीं उसका, ये छोटी छोटी चीजें हैं। आइरिटिस, आइरिटिस होता है आइरिस का इन्फ्लेमेशन, उसमें होने वाली जलन। यूवेटिस यानी इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस इंटीरियर आई इसके अंदर इन्वॉल्व होती है, अंदर से। अगर पीछे की तरफ जो आई का जो हम कहना चाहिए आई बॉल है, आई बॉल का जो पिछला हिस्सा है उससे रिलेटेड होती है। और लास्ट होता है सिंपैथेटिक ऑप्थेल्मिया, ये भी एक बीमारी के डिसऑर्डर के नाम है, ये केवल आपके पढ़ने के लिए है। अगर कहीं पर लिखने को आता है कि हम इस तरीके से चीजों को बता पाए तो हम लिख भी लें। बस ये 4-5 नाम आपको याद रखने हैं, मैं हालांकि शेयर भी कर दूंगा। फिर आता है डिसऑर्डर ऑफ लेंस। डिसऑर्डर ऑफ लेंस आपको पता ही है, मायोपिक कंडीशंस में सारे के सारे लेंस से रिलेटेड है। शॉर्ट क्या कहते हैं लॉन्ग साइटेडनेस, शॉर्ट साइटेडनेस वगैरह वगैरह ने, या जहां पर हमारे लेंसेज वगैरह से रिलेटेड होगा, ये सारे डिसऑर्डर लेंसेज के डिसऑर्डर कराएंगे। इसके अलावा हमारे आंख के 2 हिस्से और होते हैं, एक होता है रेटिना, एक होता है कोरॉइड। तो इन दोनों से रिलेटेड डिसऑर्डर्स भी इसी में आते हैं, जैसे रेटिनल डिटैचमेंट। रेटिनल डिटैचमेंट बड़ा अजीब सा रोग है, पता नहीं कितने लोगों ने देखा है या नहीं देखा है, लेकिन अपने यहाँ एक क्लर्क हैं मयंक वाजपेयी, अगर आप लोगों ने नाम सुना होगा, सुना है किसी ने? नो सर। अच्छा कोई बात नहीं, एग्जाम में बैठते हैं मयंक वाजपेयी, उनकी आंखों में अभी ये डिजीज हुई थी कुछ दिनों पहले, ऑपरेशन कराना पड़ा, रेटिनल डिटैचमेंट। रेटिना जो होता है वो रेटिना एक तरीके से तो आंख के पर्दे की तरह है, वो पर्दा कहीं गिर गया समझो कि डिटैच हो गया, वो मसल्स जो उसको होल्ड करती हैं वो ढीली पड़ जाती हैं और ये एकदम से पलट के गिर जाता है, तो टोटल लॉस दिखाई देने लगता है। तो खैर ये एक बात है रेटिनल डिटैचमेंट। एक होता है रेटिनोस्क्लेरोसिस। रेटिनोस्क्लेरोसिस में इसकी रेटिना जो होता है बहुत पतली पतली लेयर्स से बना हुआ होता है, जैसे हमारी ये प्लाईवुड नहीं बनी होती है, पतली पतली लेयर्स बना के एक पूरी की पूरी प्लाईवुड बन जाती है। तो ये समझ लीजिए कि जैसे प्लाईवुड में से हर परत अलग होने लगे, बिल्कुल उसी तरीके से रेटिना की परतें अलग होनी शुरू हो जाती हैं, तो इसे कहते हैं रेटिनोस्क्लेरोसिस। फिर हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी,
जो रेटिना में ब्लड वेसल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा अगर ब्लड प्रेशर बढ़ जाए तो वो फट जाती हैं, तो ये कहलाता है हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी। डायबिटिक रेटिनोपैथी भी कहलाती है, जो डायबिटीज़ के कारण से पैदा होती है। साधारण सी रेटिनोपैथी भी है, ये बहुत ही जनरल सा टर्म है, जिसे नॉन इन्फ्लेमेटरी डैमेज कहलाता है। आपको पता भी नहीं चलेगा वो कब डैमेज हो गया, लेकिन धीरे 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 धब्बे आने शुरू हो जाएंगे। खैर, और लास्ट होता है इसमें एज रिलेटेड मैक्यूलर डिजनरेशन, जिसके कारण से मसल्स में लॉस शुरू हो जाता है। ये मेन बात। तो आंख की जो बीमारियां हैं वो 3-4 जगह पर हो सकती हैं, या तो स्क्लेरा, कॉर्निया, आइरिस और सीलियरी बॉडीज के कारण से होंगी, या लेंस के कारण से होंगी, या कोरॉइड या रेटिना के कारण से होगी, या विट्रस बॉडी और ग्लोब के कारण से भी हो सकती है। बहुत मुश्किल से और बहुत रेयरली एक और प्रकार की डिसऑर्डर होता है, वो कहलाता है ऑप्टिक नर्व का डिसऑर्डर। कहते हैं आंखों की नसें सूख जाना, तो नसें मतलब कौन सी? जो आंख से द्वारा लिए गए सारी इंफॉर्मेशन को दिमाग तक पहुंचाती है, इसे हम ऑप्टिक नर्व कहते हैं। तो ऑप्टिक नर्व में अगर किसी प्रकार की कोई खराबी आई है तो हम उसे कहते हैं ऑप्टिक न्यूरोपैथी। जैसे लेबर्स हेरिडिटरी ऑप्टिक न्यूरोपैथी, ये सेंट्रल विजन का लॉस करती है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, लेकिन बहुत कम मिलता है, बहुत कम होता है ये। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि बेसिकली रिफ्रैक्शन और एक्मोडेशन से रिलेटेड ज़्यादा प्रकार की हमारी विजुअल लॉस होते हैं, जैसे हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया या एस्टिग्मेटिज्म। हाइपरमेट्रोपिया क्या है? इनेबिलिटी टू फोकस नियर ऑब्जेक्ट्स, जो पास में रखी हुई वस्तुएं हैं हमें उन्हें देखने में दिक्कत होने लगती है, यह कहलाएगा हाइपरमेट्रोपिया, यानी शॉर्ट साइटेडनेस या लॉन्ग साइटेडनेस। बताओ सर, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष यानी निकट की चीजें हमें दिखाई देती हैं या नहीं? नहीं, दिखाई देती है। दिखाई देती हैं। दिखाई देती यस सर। और दूर दृष्टि दोष में सर दूर की है। दिखाई दूर की चीजें दिखाई देती हैं। तो निकट दृष्टि दोष में बिल्कुल सही है। असल में शब्दों का थोड़ा सा फेर है। जैसे हम दृष्टि दोष लिखते हैं निकट दृष्टि दोष, तो हम ये मान के चलते हैं कि साहब निकट की चीजों में दृष्टि दोष है, लेकिन ऐसा नहीं है, उल्टा हो जाएगा। जस्ट निकट की साफ दिखाई देंगी, दूर की नहीं दिखाई देंगी। सर। हाँ सर, बोलिए, निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है, और दूर दृष्टि दोष में सर पास की वस्तु नहीं दिखाई देती है। मैं वही कह रहा हूँ ना, उल्टा हो जाता है ना। तो मेट्रोपिया का मतलब हुआ पास की वस्तुएं हमें दिखाई नहीं देंगी, हिंदी में कहेंगे तो दूरदृष्टि दोष। और फिर होता है मायोपिया यानी नियर साइटेडनेस। नियर साइटेडनेस का मतलब जो पास की चीजें दिखाई दे, तो दूर की चीजों में दिखाई देने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी। फिर कहलाता है एस्टिग्मेटिज्म। कॉर्निया or the lens of the eye is not perfectly spherical, resulting in different focal points in different planes. एस्टिग्मेटिज्म में जो आपका लेंस होता है उसमें मल्टीपल फोकल पॉइंट्स बनने शुरू हो जाते हैं, और वो वहां पर आपको आंखों को एक जगह पे फोकस करने में दिक्कत होगी। फिर होता है एनिसोमेट्रोपिया। एनिसोमेट्रोपिया क्या होता है? द लेंस ऑफ द टू आईज हैव डिफरेंट फोकल लेंथ। कायदे से आपको एक बड़ी जानकर आश्चर्य होगा कि इंसान की आंख जो होती है उसका विजन कहलाता है टेलीस्कोपिक विजन। टेलीस्कोपिक विजन, दोनों आंखों के लेंस अलग अलग होने के बावजूद उनकी फोकल लेंथ एक ही जैसी होती है। लेकिन जो एनिसोमेट्रोपिया है उसमें एक बड़ी मुसीबत ये पैदा हो जाती है कि दोनों आंखों के लेंसेज का फोकल पॉइंट या फोकल लेंथ अलग अलग हो जाता है।
फिर एक होता है प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया, ये प्रेसबायोपिया जैसे ही शब्द आए तो बिल्कुल आपको ये पता लग जाना चाहिए कि ये ओल्ड एज के कारण से इनएबिलिटी टू फोकस, बस। ठीक है, तो ये बूढ़े हो जाने के कारण से आपके लेंस और उसकी मसल्स धीरे धीरे शिथिल हो जाती हैं, जिसके कारण हम चीजों के ऊपर फोकस नहीं कर पाते। यहां तक बात समझ में आ गई? यस सर। यस सर। एक और प्रकार के कॉजेज हैं, समझ में नहीं आ रहा लग रहा है? सर आ रहा है समझ में। सर आ रहा है। ठीक है, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि आपको इसका कुछ ना कुछ थमा दूं, लेकिन प्रॉब्लम मेरी यही है कि वो अंग्रेजी में तो हो सकता है, हिंदी में मिलना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी पढ़ लेंगे। मैं छोटे छोटे सर इंग्लिश में ही प्रोवाइड करा दीजिएगा। बेटा मैं इंग्लिश में ही दे दूंगा और छोटे छोटे सेंटेंसेस में दूंगा, जिससे कि पढ़ने में और समझने में आसानी हो जाए। ओके सर। एक और चीज होती है, एक और कंडीशन है जिसे हम कहते हैं इम्बाइलोपिया। इम्बाइलोपिया आमतौर पे इसको कहा जाता है लेजी आई। बड़े आराम आराम से पलकें झपकाने वाला, पुअर विजन, ब्लरी विजन होगा। मतलब ये है कि इससे द्वारा देखा गया जो कुछ भी इमेजेस होंगी वो दिमाग तक जाने में बड़ी देर से पहुंचती हैं। यानी आप जो देखते हो वो उसी समय पर आपका दिमाग नहीं देखता, वो थोड़ी देर बाद देखता है। तो ये एक बड़ा मुसीबत वाली चीज है। एक अजीब सी बीमारी है, बहुत कम लोगों ने उसके बारे में पढ़ा होगा या जानते होंगे, क्योंकि ये कहलाती है रिवर ब्लाइंडनेस। रिवर, नदी। किसी लोगों ने सुना है कभी इसके विषय में? प्रांजलि, गाना बज रहा है पीछे से। हाँ, रिवर ब्लाइंडनेस के बारे में सुना है कभी किसी ने? नहीं सर। ये बड़ी अजीब सी है, इसलिए नहीं सुना क्योंकि आमतौर पे पश्चिमी देशों में ये बीमारी नहीं होती है। ये मिलती है आपको अफ्रीकन कंट्रीज में, सब सहारा रीजन की जो कंट्रीज हैं उनमें ये मिलेगी। ये एक खास तरीके के पैरासाइट के कारण से होती है। एक ऐसा कीड़ा, एक ऐसा वर्म जो पैरासाइट होता है और पानी में रहता है। जो लोग, जो देशों के लोग सिर्फ वहां के नदियों के पानी के ऊपर जिंदा हैं, पानी पीने का भी वहां से लेते हैं, उसके किनारे वो लोग नहाते धोते हैं, उसी के किनारे अपना सब काम करते हैं, ऐसे लोग जब अपने डुबकी वगैरह लगा रहे होंगे तो ये आंखों में घुस जाता है। ये बेसिकली अफ्रीकन कंट्रीज में ज्यादा है। तो इसीलिए बहुत लंबे समय तक अगर आप पानी का इस्तेमाल करते रहते हैं इस प्रकार की नदियों के, तो आपको ब्लाइंडनेस होने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। तो बस इतनी सी चीज है, और बाकी मुझे नहीं लगता कि हम लोग बहुत ज्यादा इसके डीप में चले जाएं, है ना? जाना चाहिए क्या? सर इसका पॉजिटिव फैक्टर बता दीजिए सर एक बार। क्या चीज? सर रिवर ब्लाइंडनेस का पॉजिटिव फैक्टर सर अभी आपने बोला था, उसका सर मैंने नेम बता बताया ना दीजिए। कि एक पैरासाइट है। पैरासाइट होता। ये पैरासाइट है, छोटा सा कीड़ा होता है जो आपके आंखों के अंदर चला जाएगा, दिखाई नहीं देता, बहुत पतला सा होता है, बाद में आंख के अंदर सिर्फ ये कीड़े के रूप में ही निकलता है, सुड़ियों जैसे तौर तरीकों से। जब ये ज्यादा भर जाते हैं ना आंख के अंदर, तो ये समझो कि ऑपरेशन में इसको जब निकाला जाता तो धागे जैसा निकलता है, बिल्कुल बड़ी खतरनाक चीज है। लेकिन वेस्टर्न में नहीं मिलता, ये मिलता है पूरा का पूरा हमारा कहाँ? अफ्रीकन कंट्री। बिल्कुल सही। तो ये चीजें हम लोगों को, देखो कोई किसी का ऑन है मुझे लग रहा है माइक। रोशन जहाँ अपना माइक बंद करिए। एक चीज मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों को दिखाने के लिए, अगर
मौका बन जा रहा है तो अच्छा है, देख लीजिए। लेकिन मेरी कोशिश यही है कि आप अगर उसको वहां पे देखें तो ज्यादा बेहतर होगा, यूट्यूब वगैरह पे। सर हाँ यूट्यूब वो चलता है किस नाम से सर? है बेटा। सर आप यूट्यूब पे ये सब जब डालते हैं तो किस नाम से मतलब यूट्यूब चलता है? हाँ ये बड़ी मुसीबत तुमने पूछ ली यार हमसे। देखो ये दिखाई दे रहा है, मैं आपको यूट्यूब चैनल का पूरा नाम डाल के भेजूंगा, ठीक है, यूट्यूब चैनल का नाम भेजूंगा। चलिए ये सर हम लोग सर हम लोग सुन लेंगे अच्छे से तो दिक्कत हम लोग को नहीं होगा। मैं समझ रहा हूँ। मैं फिलहाल अभी ये आपको भेज रहा था, एक आंख का डायग्राम है, ठीक है, ये आंख का एक डायग्राम है। अगर सबको दिखाई तो दे ही रहा होगा। यस यस सर। ठीक, मैं इसको कोशिश कर रहा हूँ कि ये एक पेन के थ्रू से मैं दिखा सकूं। ये देखिए इसमें हरे हरे रंग का एक दिखाई दे रहा है, कुछ पॉइंटर है सर। पॉइंटर दिख रहा है ना। यस तो हम ये जो हिस्सा है, ये वाला कॉर्निया, ये आपको दिखाई देता है बाहर से, काला और सफेद पुतली जिसे हम कहते हैं ना। यस सर। ये तो हमें सबसे बाहर से दिखाई दे रहा है। हम यहां से चलेंगे तो ये अंदर की तरफ को चलेंगे ऐसे, ये ठीक। तो खैर कॉर्निया ये हुआ, इसके ठीक पीछे एंटीरियर चैम्बर हुआ, उसके पीछे प्यूपिल है, फिर प्यूपिल के पीछे पोस्टीरियर चैम्बर है और लेंस है। लेंस को ये मसल्स ने पकड़ के रखा है ऊपर और नीचे से, इन्हें हम कहते हैं जेन्युलिस। और जो ये बाहर का हिस्सा है ये स्क्लेरा कहलाता है, ये स्क्लेरा हुआ। और इसी तरीके से अगर आप पीछे की तरफ चलते जाएंगे, ये सीलियरी बॉडीज हैं, ये थोड़ा सा जिसमें पलकें वगैरह आपकी जुड़ी हुई होती हैं। उसके बाद में ओरा सेरेटा, ये थोड़ा सा सघन माध्यम होता है, ये वाला जो दिखाई दे रहा है ये सघन माध्यम है। आंखों की बॉल्स को पकड़ने के लिए यहाँ पर और यहाँ पर ये दो प्रकार की मसल्स रहती हैं, जिसे सुपीरियर रेक्टस मसल्स कहते हैं और इंफीरियर रेक्टस मसल्स कहते हैं, है ना। ये दो मसल्स हैं जिसके आधार पर आंखें आपकी ऊपर या नीचे और दाएं और बाएं चलती हैं। ये पूरी की पूरा जो गोल खाली सा स्पेस है, इसके अंदर एक पानी जैसा भरा रहता है जिसे हम विट्रस बॉडी या विट्रस फ्लूइड भी इसके अंदर भरा होता है, तो विट्रस फ्लूइड या विट्रस बॉडी कहते हैं। इसके पीछे ये एक पॉइंट सा है, ये ऑप्टिक डिस्क है, ठीक, ये देखिए। और ये पूरी मसल्स आपके पूरी आंख के गोले में फैली हुई होती हैं, ये ब्लड सप्लाई करती हैं पूरी की पूरी। इसके पीछे जो ये वाला आपको दिखाई दे रहा है ये रेटिना है, और ये है फोविया सेंट्रलिस। ये हल्का सा एक देखेंगे आप डिप, एक गर्त जैसा दिखाई दे रहा है यहां पर, है ये एक छोटा सा गड्ढा जैसा दिखाई दे रहा है। ये बेसिकली ब्लाइंड स्पॉट कहलाता है, फोवा या फोविया सेंट्रलिस, ये ब्लाइंड स्पॉट है। अगर इमेज यहां बनेगी तो दिखाई कुछ नहीं देगा, इसको छोड़कर कहीं भी इमेज बनेगी तो हमें हमारे दिमाग को दिखाई देगा। फिर होता है सेंट्रल रेटिनल, ये आर्टरी है जो ब्लड लेकर आती है और ये ब्लड लेकर जाती है, ब्लू वाली सेंट्रल रेटिनल वेनस। फिर ऑप्टिक नर्व, ये वाली जो हल्की सी कलर में है, ये बहुत पतली पतली नसें हैं जो कि इमेजेस को लेके जाती हैं हमारे ब्रेन तक। तो ये बेसिकली है, एक बार थोड़ा सा देख लीजिएगा, यूट्यूब पे भी मिल जाएगा किसी भी जगह पर, आप ब्रेन आई स्ट्रक्चर डालेंगे आपको तुरंत मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां पर ये बात एक हुई। तो अभी मैंने आपको बताया कि हमारे किस तरीके की चीजें होती हैं, और आगे बहुत सारा फिर हम लोग बात करेंगे इस पर कि रिफ्रैक्टिव एरर्स के विषय में अगर बहुत ज़्यादा डीपली चाहिए होगा तो बहुत लंबा प्रोसेस है कि हम किस तरीके से करेंगे। खैर वो बताएंगे एक एक करके कि हमारे मायोपिया किस तरीके का होता है या उसका ट्रीटमेंट क्या होता है वगैरह वगैरह, ठीक है। एक एक करके क्लासेस को आगे बढ़ाते रहेंगे क्योंकि बड़ा लंबा काम है।
थोड़ा सा पढ़ के देखिए, आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके का ये रहता है। बाकी मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को ये पूरा का पूरा मटेरियल अगर हिंदी में मिले तो मैं कोशिश करूँगा मिल जाए, नहीं तो अंग्रेजी का तो दे ही दूंगा। ठीक है, जी सर। अटेंडेंस अपनी जरूर लेते रहिए और साथ में अपने आप पढ़ते भी रहिए, क्योंकि पूरी तरीके से क्लासेस पर बैठ जाने से होगा कुछ नहीं तुम्हारा। समझ रहे हैं मेरी बात को? यस सर। यस सर। क्योंकि अब टाइम ज्यादा है नहीं, फरवरी शुरू होते ना होते मुझे लगता है कि आपका काम शुरू हो जाएगा एग्जाम का। समझ रहे हो? मुझे ऐसा लग रहा है कि तुरंत ही आपका इसका काम शुरू हो जाएगा। सर आपसे ये पूछना था कि जो आपने बुक बताई थी, तो सर हम लोग तो घर अपने चले आए, तो बुक सर कहाँ से मिलेगी? वहीं से जो आपने बताई थी। बेटे पब्लिशर तो मैंने आपको बताया था, लेकिन अब तो ये बात है कि शायद वहां से मिलेगी या नहीं, मैं बताने की कोशिश तो कर ही रहा हूँ। ठीक है, ओके सर। मैं एक काम कर लीजिए ना, कि मैंने अरविंद को कहा था आप सभी लोग ये काम कर ले सकते हैं कि अरविंद के पास तो उसका कॉस्ट को जमा कर दीजिए। ठीक है, हेलो? जी सर, जी सर। हाँ, सारे लोग अरविंद के पास में कॉस्टिंग जमा कर दीजिए, अरविंद उसको भेज के और तुरंत मंगवा लेगा। जी सर। मैं उसको बोले दे रहा हूँ कि वो हमें एक एड्रेस दे देना, जिस एड्रेस पे वो किताब को मंगवा दिया जाए। तो सर अपना अपना एड्रेस देना होगा कि कोई एक एड्रेस? एक एड्रेस दे दो, तो एक एड्रेस पे तो वो पहुंचा सकते हैं, लेकिन वहां से फिर लोगे कैसे? चलो देखता हूँ, मैं बताता हूँ, फिर अरविंद को बताऊंगा, उसी हिसाब से देखना। ठीक है, ओके सर, थैंक्स। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर गए।